अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद फ़ौज के अंदर तफ्तीश का अमल भी जारी है और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। 3 लोग जिनके मतलब हम आपको बता सकते हैं कि सरकारी तौर पर कन्फर्म किया गया, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। नाम उनके ऑफिशियली जारी नहीं किए गए, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यह है कि ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और एक कर्नल हैं जो जब ये डीजीसी थे जनरल फैज़ उस वक्त भी इनके साथ थे, जब डीजीआई थे तब भी उनके साथ थे। बल्कि 2017 में जब टॉप सिटी का वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बदनाम ज़माना, जब उनको अहल खाना को हरासा किया गया और ज़मीन उनकी हथियाने की कोशिश की गई, तो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी मोइज़ ने, तो मोइज़ जो टॉप सिटी का मालिक है उसमें दोनों ब्रिगेडियर साहब को साथ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उस दरख्वास्त के अंदर। तो इल्ज़ामात बराह रास्त इनके ऊपर उस करप्शन वाले स्कैंडल के भी हैं। लेकिन जो केस हमारे सामने है ये करप्शन का केस छोटा रह गया। जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस का सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत है वो बहुत बड़ा केस है। इतना बड़ा केस है कि अगर वो सोचें कि फ़ौज के अंदर एक फॉर्मर डीजीआई ने ये सारा कुछ किया है, अगर वो साबित होता है तो वो बहुत तबाहकुन केस है। और कितना उसकी एक्सटेंट होगी इन्वॉल्वमेंट की, वो शायद इस्टेब्लिश करेगी कि सज़ा और जज़ा का अमल कैसे आगे चलता है। हम आपको एक ख़बर देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर या बड़ी ख़बर के तौर पर, और ये हमने जो गवर्नमेंट के आला तरीन ज़राए हो सकते हैं उन सारों से इसकी कोशिश किया है कि जितनी हद तक मुमकिन है प्रोब कर सकते हैं सवाल जवाब के ज़रिए, उतनी तफसील हासिल की जाए। जनरल फैज़ हमीद और जो दीगर गिरफ़्तार अफसरान हैं, इनका तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का इनके ऊपर मेन जो चार्जशीट है, इल्ज़ाम है, वो तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का है। 9 मई के वाक़यात में मखसूस मुकामात पर एहतजाज करने का इल्ज़ाम भी इन्हीं शख्सियात के ऊपर है कि 9 मई में 200 जगहें बताई जाती हैं जो आर्मी इंस्टॉलेशन अटैक हुई, जिसमें लाहौर कोर कमांडर हाउस या जना हाउस उसको कहा जाता है वो शामिल है। GHQ के बाहर हुआ, मियाँ वाली एयर बेस के बाहर हुआ, हमज़ा कैंप है ISI का, फैसलाबाद में इस तरह कैंटोनमेंट्स है मुख्तलिफ, पेशावर के अंदर किला चकदर है, बाला हसार है। तो मुख्तलिफ़ जगहों की निशानदही के अंदर वो कहते हैं कि इन शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत की या उनको मशावरत दी कि ये जगहों पे जाओ, यहाँ पे एहतजाज करें। मैं अटैक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, इन जगहों पे एहतजाज करें तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। और बाकी काम फिर जो तहरीक इंसाफ के वो नौजवान थे वो चढ़ दौड़े और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये इन्होंने उसके ऊपर मशवरे में या उस हिकमत अमली में अपना हिस्सा डाला। सर्विस के दौरान अदलिया के ज़रिए बाद सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम, ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी एक सबूत के तौर पर केस सामने मौजूद है, लेकिन कहा यह जाता है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब और बाज़ दीगर जजेज़ उनके ज़रिए कुछ ऐसे फ़ैसले माजी में जिनके ऊपर उस वक्त की ISI ने असरअंदाज होकर वो फ़ैसले लिए। उस वक्त की ISI मैं इसलिए कहूँगा कि उस वक्त ये इन सर्विस से लोग रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त इन सर्विस थे। वो चार्जशीट भी साथ शामिल है अभी जो प्रोब की जा रही है और इन्वेस्टिगेट की जा रही है। क्या साबित होगा क्या नहीं होगा ये शायद आइंदा आने वाले महीने तय करेंगे, दिनों में शायद ये बात तय ना हो, लेकिन महीने लगेंगे। साकिब निसार साहब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी गिरफ़्तारी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो प्रोब चल रहा है उसमें नेक्सस बिटवीन ISI या जनरल फैज़ और आला जो अदलिया है पाकिस्तान की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस के नाम बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ एक दो इन सर्विस है, सारों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि फैज़ साकिब निसार दोनों का आपस में क्या रब्ता था और किन फैसलों पर असरअंदाज हुए उसका अभी प्रूव किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में अमल दखल का इल्ज़ाम। और लास्टली 5वें नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप सिटी, जिसके अंदर जनरल फैज़ का नाम भी है और ये दोनों ब्रिगेडियर साहिबान का नाम भी शामिल है। इसको 5वें पे इसलिए लिखा है कि ये 2017 का वाक़या है, बहुत बड़ा केस है अगर फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा देनी हो। लेकिन इसके सामने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला मामला है वो खौफनाक है। खौफनाक मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9 मई का हदफ या टारगेट या निशाना वो ये नहीं था कि एक एहतजाज करना है। वो 9 मई के हदफ का जो एंड रिज़ल्ट कहते हैं ये कंसीव किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जनरल आसिम को कैसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाना है। ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा की जाए, फ़ौज लोगों पे गोली चलाए, इतना एहतजाज हो कि आर्मी चीफ का ऑफिस में बरकरार रहना मुश्किल हो जाए। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसको आमतौर पर बगावत के लफ्ज़ों में जाना जाता है फ़ौज के अंदर, और ये बड़ी सख्त सज़ा होती है। मुझे नहीं मालूम कि जनरल फैज़ के ऊपर ये चार्ज इस्टेब्लिश होता है या ये सियासी हलकों की बात है या ब्रिगेडियर साहबान जो हैं उनमें से किसी का रोल इतना साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन ये वो इल्ज़ामात हैं जिनको बहुत आला सतह पर बताया जाता है कि ये इन लाइंस के ऊपर प्रोब आगे चल रही है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल है। ब्रिगेडियर गफ़ार और ब्रिगेडियर नईम, इन दोनों का नाम टॉप सिटी वाले केस के अंदर भी शामिल है। अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता साजी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर फैज़ हमीद साहब के
ख़ास आदमी थे और मंजूर नज़र थे। रिटायर्ड अफसरान सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी भी करते थे। इसके साथ ही अडियाला जेल के अंदर उनके जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट उनके जो साथ हैं, उनको भी एक की गिरफ्तारी की गई है और 3 शायद ऐसे लोग हैं जिनके साथ तहकीकात जारी हैं। और ये इंटरेस्टिंग है को कहा जाता है कि जाते और आते हुए फ़ोन के ऊपर इमरान से जो बात करवाते थे उसको प्रूव किया जा रहा है। बाज़ चीज़ें मुझे खबर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ शायद हमें वो तो फ़नन तबाह के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो राह चलते हुए फ़ोन बताता है बंदा, तो उसमें दूसरी तरफ फैज़ तो कान में कुछ चीज़ नहीं कह रहा होगा, कुछ और ही हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ऐसे ही हैं। वो 2 जो छोटे कहना चाहिए इस सारे मामले के अंदर अफसर हैं उनके ऊपर भी प्रोब जारी है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस जेल का उसका क्या रोल था और उसके असिस्टेंट का क्या रोल था। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उस नासिर भट्ट साहब हैं, सेनेटर हैं PMLN से, ज़ैन कुरैशी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मेरे 32-33 साल में शायद इतना सीरियस चार्जशीट किसी मामले के अंदर किसी फॉर्मर DGI के ऊपर मैंने देखी नहीं। बहुत सारे DGI फॉर्मर जो हैं वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे हैं अपने आप हमीद गुल साहब के ज़माने से लेकर आज तक जितने ऑफिस में हैं सब के ऊपर कोई ना कोई ज़रूर इल्ज़ाम आता रहा, सियासी मुदाखलत का, हुकूमत बनाने का, गिराने का, अफ़गान जिहाद का, सो मैनी अदर इशूज़। लेकिन ये वाला कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो मेरे इल्म में नहीं है। आप इसको कैसे संजीदगी से देखते हैं? कितना संजीदा ये मामला और किस तरफ को जाएगा, कहाँ जाके ये क्लोज़ होगा? देखिए, इसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो यह है कि फ़ौज पाकिस्तान ने बार बार और फिर एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया है कि अपने सफ़ों में जो तथहीर का अमल है या जिसको आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का चक्कर है, वो लगातार और एक मुसलसल अमल है, जारी रहता है। जिस सिलसिले में रैंक और पोजीशन की अहमियत नहीं है, उसके जो अमल है, जो उसका ऐसा जो भी उसने काम किया हो उससे ज़्यादा उसको सीरियसली देखा जाता है और फिर उनको कटहरे में लाया जाता है, एक तरह से या दूसरी तरह से। दूसरा ये है कि फ़ौज पाकिस्तान में बहुत सी उंगलियां उठी और मेरे ख्याल उसका ये जवाब सामने आ गया है। एक चीज़ और जो बड़ी वाज़ेह है कि फ़ौज पाकिस्तान किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह और वो हर दिन के साथ मजबूत तर होकर सामने आ रहा है आपके। और इस जो कुछ भी हुआ है इससे हमें परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि हमारा इदारा और इससे मजबूत सामने आपको नज़र आएगा। नासिर भट्ट साहब भी हैं तो इनसे भी इसका जवाब लेते हैं। नासिर भट्ट साहब, आप बाज़ तनाज़ात के शायद चशमदीद गवाह होंगे, बाज़ चीज़ें आपके इल्म में होंगी। जज अरशद मलिक वाला वाक़या भी साथ शामिल है। नवाज़ शरीफ साहब नाम लेकर जनरल फैज़ के ऊपर और जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि आपने ये सारा कुछ किया। अब तो आप खुल के बता सकते हैं, अब तो फ़ौज ने चार्जशीट कर दी है, क्या रोल था इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये बात मेरे कायद ने हर दफ़ा ये कहा कि 2018 में जो कुछ हुआ उसके असल ज़िम्मेदार फैज़ बाजवा और एक साकिब निसार भी उसमें शामिल है जो आजकल लंदन चला गया है। तो आपके ख्याल में उनकी भी पकड़ होगी? नहीं, उसकी लाजमी पकड़ होगी। मैं बताऊं कि वही असल जितना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फैज़ साहब ने प्रेशर में रख के जो फैसले कराए, जिसकी एक मिसाल शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे जो कहते हैं कि फैज़ हमीद मेरे घर आ गए और मुझे कहा कि भाई आपने अभी एक फ़ैसला होना है नीचे, तो उसमें मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सज़ा होगी। तो उसने कहा जी कि अभी तक तो मेरे कोई फ़ैसला हो नहीं। कहते हैं जी वो हमने मैनेज कर लिया है। आपको अभी एडवांस में देखें वो कितने एडवांस चलते थे कि बताने आए हैं कि आप उनकी ज़मानत ना लें वरना हमारी जो 2 साल हमने इतनी मेहनत की है वो ज़ाया हो जाएगी। जज अरशद मलिक के मामले में जनरल फैज़ का क्या रोल था? जज अरशद मलिक के मामले में था कि थे सुप्रीम कोर्ट के जज इजाजुल हसन साहब, वो भी आपको पता है ना कि इस्तीफ़ा दे के चले गए। सुपरवाइजरी जज थे वो पनामा केस में। वो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। कोई जाता है इस तरह। बात यह है कि जिनके दिल में जो गिल्ट था ना कि उनको पता था कि हमने जो कुछ किया एक दिन सामने आएगा। तो इजाजुल हसन साहब के साथ जनरल फैज़ का कोई रब्ता था या नहीं था? इसको जज अरशद मलिक को बुलाते थे हर हफ्ते और कहते थे कि जो कुछ प्रोसीडिंग हो रही है एक उसकी वो रिपोर्ट लेते थे और दूसरा कहते थे कि एक बात याद रखना, नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। तो वो कहता था कि मेरे पास जो केस चल रहा है कोई एविडेंस नहीं। जब आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो क्या उसने अरशद मलिक ने सिर्फ इजाजुल हसन की तरफ इशारा किया था या जनरल फैज़ का भी कहीं तज़किरा था? देखिए, उसने ये कहा था कि
मेरे पास ऐसे बंदे मौजूद आए, मुझे जो असास इदारों के लोग थे, फैज़ हमीद उनमें टॉप था, जो कहता था कि ये फैसला कराना है, और वो साकिब निसार को कहता था। साकिब निसार एजाजुल हसन के ज़रिए जज अरशद मलिक को उसने इतना ही डराया हुआ था कि उनकी एक मूवी दिखाई, वो अगर आप वो वीडियो निकालें, उसमें जज अरशद मलिक से मैं पूछता हूँ कि वो कहता है जी मुझे एक जगह ले गए, मैं बैठा था तो कमरे में बैठा था, बंदे बाहर निकल गए दो, तो मैं एक टाइम टीवी पे वीडियो चली तो मैं देखी तो मैं परेशान हो गया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी करूँ। वो उनकी 30 साल पुरानी वीडियो, वो कुछ 30 साल पुरानी वीडियो थी, उनकी फैमिली है इसलिए वो पूरी वीडियो की मैं बात करता हूँ हाँ। कि उन्होंने कहा जी को वीडियो देख के, तो मैंने कहा जी, वो कहते हैं जी मैंने वीडियो वो देखी तो मैं दिल कर रहा था, तो फिर वो कहते हैं वापस आ गए। वो उन्होंने कहा जी क्या कोई बात नहीं, खैर है। उन्होंने कहा कि आपने ये फैसला करना है। और फिर जज ये कहने वाला कौन था उन्हें ये कहने वाले जो फैज़ हमीद साहब के बंदे थे, जो उस वक्त जिन्होंने वीडियो दिखाई थी। और फिर देखे साकिब निसार ने ये असल मुजरिम, मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साकिब निसार जैसे बंदे होते हैं, और इंसाफ का क्या आलम था कि बाद में वो बंदा इमरान खान की टिकटें बेचता रहा। उसके बेटे की एक वीडियो चली, ऑडियो चली, सॉरी, उसमें वो कह रहा है कि अब्बा जान ने आपको टिकट दे दिए, वो 1 करोड़ पे हमें पहुंचा दें। तो ये हालात थे। तो मियाँ साहब ने हमेशा ये कहा, आज देखें ना, उनकी ये बात अगर उस वक्त सुन ली जाती, अमल हो जाता, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। ज़ैन साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं, ये फ़ौज ने अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है, उसके दोनों के अंदर, पहली स्टेटमेंट के अंदर जब जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का उन्होंने बताया, उसमें भी कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। दूसरी स्टेटमेंट में जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर्स के और एक कर्नल के पकड़े जाने की खबर दी, उसके अंदर भी ये पोलिटिकल उनका जो इंटरफेरेंस वाला मामला खुल के सामने आ गया। ये बड़ा संजीदा मामला है, ये PTI की तरफ सारे इशारे क्या हैं, बल्कि मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्रॉस चेक किया, इट इज़ अबाउट PTI, ये रियलिटी है। मलिक साहब, अर्ज ये है कि उन्होंने अपनी जो ISPR की जो प्रेस रिलीज है, मतलब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, जो हमारे सामने फैक्ट्स है, उसमें उन्होंने इसका मतलब है एक इशारा किया है, ना ब्रिगेडियर साहबान का नाम लिया, ना कर्नल साहब का नाम लिया, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग टीवी पे ये न्यूज़ ब्रेक भी करें, सारा कुछ करें। जहां तक सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैरा सेकंड वो आपने पढ़ा, सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड देयर अकॉम्प्लिसेस वर फॉर्मेंटिंग इंस्टेबिलिटी एट द बेहेस्ट ऑफ एंड इन कोल्यूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर कंटिन्यूइंग। आपको पता है ये क्या कह रहे हैं? यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड इट इज अबाउट PTI। सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट दे सेइंग, बट मैं इस पे मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है। जैसे मेरी 9 मई पे पोजीशन क्लियर है, वैसे मेरी इस पे पोजीशन क्लियर है। पहली बात तो जब तक ये कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग है, ये फौज का इंटरनल मामला है, ये फौज खुद देखेगी। जो भी ये एविडेंस इनके पास है, जब वो मंजर आम पे आएगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, उस पर कोई तहकीक होगी, तो उसके बाद भी विल बी इन पोजीशन टू से समथिंग ना। मैं अभी कोई बात करके अपने आप को बिल वास्ता या बिला वास्ता क्यों इम्प्लीकेट किसी चीज में कर लूं? एज फार एज वी नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, 9 मई का इल्जाम है। ठीक है सर, मैंने तो आपको पहले भी अर्ज किया इसी शो पे, इसी कुर्सी पे बैठ के लातादाद मरतबा, कि अगर 9 मई का भी इंसिडेंट है, तो जब तक आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई एविडेंस नहीं लाएंगे, उसके ऊपर आप और मैं तबसरा ही कर सकते हैं। तबसरा हम रोज करते रहते हैं, वो उसमें कोई सी बात नहीं है। वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द एविडेंस? जिस दिन एविडेंस आएगा, जाहिर हम किसी कोर्ट में जिन्होंने पकड़ा है, उन्होंने पहली स्टेटमेंट के अंदर ये डाला है, यकीनन वायलेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ये नहीं कहा कि इल्जाम है, मैं उसका इनकारी नहीं हूं मलिक साहब, यकीनन होगा। अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया है, अगर एक फॉर्मर DG ISI को के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग हो रही है, अगर 3 रिटायर्ड फौजियों को उठाया गया है, या एक मेरे समझने तो निहत्ते डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को अगर उठाया गया है, तो यकीनन उनके पास कोई एविडेंस होगा। जब तक वो एविडेंस आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मुझे किस चीज के अंदर फ्रेम कर रहे हैं, मैं उसमें क्या आपका जवाब दे सकता हूं। एक बात, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को हिरासत में लिया गया है, क्यों लिया गया है? कि वो मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा था, वो फैसिलिटेट कर रहा था इमरान को अंदर, वो जो चलती थी ना उसकी एक्सरसाइज मशीनें, उसको किसी कोर्ट में प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। उसको पता है ये मेरे साथ है, वो मैसेंजर का, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट को आप मुझे बताएं। बाद मामला में मुझे आपकी हुकूमत जो है ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे बहुत ही गैर संजीदा लगती है।
डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने फ़ोन के ऊपर इमरान खान की जनरल फैज़ से गुफ्तगू करा रहा था और आप एक साल से सोए हुए थे। एक साल से इमरान को आपने पकड़ा हुआ है। ये तो 4 दिन में पता चलता है, हमारे रिपोर्टर को पता चल जाता है। बात बात बताऊं, वक्त बदल जाता है ना। मेरा कहा है जब जेल में था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो मुझे ज़रा उनसे बात करनी है। उसने कहा आपके मिनट खत्म हो गए। गिले शिकवे होंगे, लेकिन आपका जो इल्ज़ाम है वो छोटा नहीं है। वो फैज़ हमीद की वही कंटिन्यूटी चलती रही। मैंने पहला एक ISI का सरबराह देखा है जो अपने ही लोगों के खिलाफ शुरू हो गया। ये सारा कुछ नहीं, लेकिन जो मलिक साहब सवाल कर रहे हैं वो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आपका अपना इंटेलिजेंस apparatus कहाँ था वहां पे? अगर ये सारा कुछ होता, जो जर्नलिस्ट खड़े होते हैं ना, उनको देख के गुफ्तगू से पता चल जाता है किसी और आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता चला। एक चीज तो हकीकत होगी ना, मैं अर्ज करूं जो कुछ 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो जो कहते थे सच था, ये फैज है, ये बाजवा है, मेरी चलती हुकूमत खत्म की है, उसमें साकब निसार से अमल है, आज हर चीज सामने आ गई। नहीं अभी आएगी ये मफरूजों पे बात कर रहे हैं सेनेटर साहब। हकीकत ये है सर, चाहे साइफर केस हो या ये हमारे मलिक वाला केस है ना, जिसमें नवाज शरीफ को जज से सजा दिलवाई गई थी, वो मफरूजों पर मबनी नहीं है। नहीं, मलिक की आर्म ट्विस्टिंग करके तो सजा दिलवाई गई। सर आप सुने, मैं उस पर नहीं बात कर रहा। और ये कैरेक्टर सारे इनके नॉलेज में, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मेरी आप सुन लेना मलिक साहब, मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को जो इम्प्लीकेट कर रहे हैं। सर हकीकत ये है कि चाहे साइफर केस हो या ये जो हमारी अब ट्रायल्स चल रही हैं, इनको ओपन ट्रायल बनाने के लिए जिस किस्म की तगोदो हमने की है, जिस किस्म की हमने पापड़ बेले हैं, ये हमें DGI या मिलिट्री ऑफिसर्स है ना, उनका मिलिट्री एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा। सर बिल्कुल हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं और बात कर रहा हूं। उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो अच्छा है सर, मैं और लेकिन वो मामला मेरी आप तो सुन लेना, मेरी आप सुन ले। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जितनी बारीक बीनी से इन केसेस को और इन कैदियों को, मैं दो की तरफ बात करता हूं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मैं बात कर लेता हूं, जितनी स्क्रूटनी, जितनी सर्वेलेंस, जितनी बारीक बीनी से इन दो कैदियों को रखा गया है, मेरे ख्याल से चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां पे। तो फैज हमीद का फोन पे बात करा देना तो बहुत दूर की बात है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की, जनरल गुलाम मुस्तफा आपकी बात दरमियान में रुक गई थी, आपकी आवाज़ शायद आनी बंद हो गई थी, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक फॉर्मर DGI को ऑफिशियली ये चार्जशीट किया गया है, और टॉप सिटी के केस में भी, और सियासी मुदाखलत बाद रिटायरमेंट वाला बरह रास्त सियासी मुदाखलत और 9 मई की तरफ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। मैं आपको किसी इबहाम की बिना पे नहीं कह रहा, बरह रास्त बता रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ये बहुत संजीदा इल्ज़ाम है और इसकी आउटकम भी शायद पाकिस्तान की सियासत का भी और फ़ौज के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर कोई फॉर्मर DGI इतनी बड़ी मुदाखलत कर सकता है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक मूव प्लान कर सकता है, तो उसका भी एक रुख मुतय्यन करेगी सज़ा और जज़ा का। आपको क्या नज़र आता है? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इस पूरे केस में जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो 9 मई का सिलसिला है या दूसरे जो सियासी मामलात में मुदाखलत का सिलसिला है, इनको अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो इससे मुलव्वस रही है जिस किसी न किसी तरीके से, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। क्योंकि मैं सेनेट साहब तशरीफ़ रखते हैं, नून लीग के जैसे हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, उनके बयान भी आप गौर कीजिए, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने भी बहुत ऐसे बयान दिए हैं जिन पे उनकी भी पकड़ थोड़ी बनती है। फौज के पूरे जो सिस्टम उस पर उंगली खड़ी कर दी है कि मैं शायद ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, मैं से पास तो मुझे याद नहीं है पूरी तरीके से कि जनरल बाजवा को और फैज़ हमीद साहब को प्रमोट कराने में उनके ससुर का बहुत बड़ा हाथ था। पूरे पाकिस्तान के फौज के पूरे स्ट्रक्चर पे उंगली खड़ी कर दी है कि कोई इतनी ठीक या लेकिन सादा सी बात नहीं है। आपको आज से पहले ये बात पता नहीं थी? पाकिस्तान में ये पिछले चंद सालों में जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ की और नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन लोगों की जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट से पहले ये मुलाकातें शुरू हुई थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट ऑन एयर आपको बता सकता हूँ ये बात ज़िम्मेदारी के साथ। मैं इनके 2-3 लोगों को कहा कि आपने पहले जनरल मुशर्रफ के मामले में जो कुछ भुगता हुआ है, आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना उनके ससुर के साथ, और ये ना करें, अपॉइंटमेंट से पहले हो रही थी। तो आप जो मेरिट के ऊपर बंदा आता है, वो दिल बाजवा आता है या कोई और आता है, आप उसको लगाएं, आप इस खेल में ना पड़े। ये यकीन दहानियाँ मत लें पहले से। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये मीटिंग्स हो रही थी, ये ख्याल राय नहीं है किसी की। वो कर रहे थे, अगर वायलेशन है तो आपको जो भी सजा और जज़ा है उसके ऊपर काम करना चाहिए। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जो इस वक्त जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो सियासी लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप में जिस स्टेज पर जो भी इन्वॉल्व है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक हम सबसे, फौज से, सियासी लीडरशिप सबसे बहुत बड़ा और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हमें ज़रूरी है वो करना चाहिए इस सिलसिले में।
जहाँ तक कभी आप फौज के अंदर आज का इमरान खान ने एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि उनको आईबी से एज प्राइम मिनिस्टर इतला मिली थी कि जो मलिक अहमद खान इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असम्बली की, ये सारा दिन जनरल बाजवा के पास बैठे रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के कहने के ऊपर ही जनरल फैज़ को DGI से हटाया था, क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो जनरल फैज़ के मतलब नून लीग ये कहती है वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो ये कहानियाँ वो कहते हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर उनकी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इस मसले के ऊपर तलखी भी हुई कि आपने क्यों उठाया। तो ये मामला इतना सादा है नहीं है जितना नज़र आता था, ये उससे बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पावर गेम, पावर टसल, जी पावर टफ बैटल्स हो रही थी, बड़ी अजीबोगरीब गेम है ये। जी पावर गेम तो हमेशा से बड़ी ख़तरनाक रहती है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ अपना गवा बैठते हैं, और इसमें जब तहकीकात बढ़ेंगी आगे और बात आगे चलेगी तो बहुत से नाम आएंगे इसके बीच में। जो भी नाम आएंगे, जिस लेवल पर भी आएंगे, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि भी उनको रिटायर में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आर्मी लीडरशिप को मेरा ख्याल है इस बात का बहुत, ये अब देखिए कि बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत सीरियस कदम है। ये इतने आसान नहीं है, बहुत बड़ा कदम करने, इतने बड़े बड़े और इतने फैसले करना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये सिलसिला रोकना है, इसको चेक करना है आर्मी लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर इस सिलसिले को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आर्मी का पूरा ये जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से ये जो ऑप्शन है ना 2-3 एक्सटेंशन वाली, और ये जहाँ कहीं पे भी आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला रोल है, चाहे वो हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर हो या आप खुद से कर रहे हो, उन दोनों चीज़ों को ISI से, आर्मी के स्ट्रक्चर से हटाना पड़ेगा। आर्मी चीफ एक्सटेंशन एक मेजर फैक्टर है। जनरल बाजवा के मामले में, जनरल क्यानी के मामले में हमने दोनों दफ़ा ही देखा है। आप हटाइए उसको, बहुत ज़रूरी है। मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीड है, जो आज बार बार उठ के बार फौज पाकिस्तान के और इस बात पे उस बात पे उंगली अटकरी कर रही है, इनको भी कटहरे में लाना लाजमी है। जिसका कहा जा रहा था कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए हमें जोर डाला गया और हमने बात मान ली, जो मानी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने मानी ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता तो ना होती बात ये सारी। वो खुद तो इसका कहने का मकसद ये है। लंदन गए थी पूरी यहाँ से टीम, मलिक अहमद खान, ख्वाजा आसिफ, ये जो स्पीकर अयाज सादिक, राना तनवीर, ये सारे लंदन गए थे नवाज शरीफ के पास, वहाँ से मोहर लगवा के एक्सटेंशन पहली करवाई थी। दूसरी दफ़ा दोबारा गए थे, दूसरी दफ़ा उसने मोहर नहीं लगाई तो नहीं हुई। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे आपको बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं जिसमें वो इन चीज़ों की तफसील बताते हैं, लेकिन कल तलत साहब हमारे उनके प्रोग्राम में उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दी है, ब्रेक से वापसी पर सुनाता हूँ आपको, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बेशुमार इंटरव्यूज़ के अंदर और बेशुमार मौके के ऊपर बार बार ये बात कह चुके हैं कि उनको कहा गया था कि जब ये एक्सटेंशन वाला मामला भी चल रहा था तो अब पहले आपको पंजाब हुकूमत दे देंगे, फिर आपको मरकज़ी हुकूमत मिल जाएगी। और ये रिपीटेडली मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ बातें कह चुके हैं। कल तलत साहब के प्रोग्राम में उन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट उसका इजहार किया है, वो भी देख लें। 9 मई बाहर से जनरल फैज़ और अंदर से घुस बैठिए, एंड दैट वाज अ अटेम्प्ट टू incite mutiny. Yeah, absolutely. Calculated, intelligent, guess है कि ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके लिए एक माहौल बना। 2-3 दफ़ा बीच में भी हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग राज़ी हो गए उनके साथ, जनरल फैज़ ने, और इन लोगों ने राज़ी किए उनके साथ, इमरान खान के साथ। So जनरल फैज़ बतौर पेशावर कोर कमांडर वाज फुली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग इमरान। ओह या एब्सोल्युटली। म्यूटनी, बगावत थी, मुल्क के खिलाफ बगावत थी, इमरान खान का रोल था ना उसने जो। जैन साहब, ये 9 मई अगर बगावत थी, म्यूटनी थी, तो ये आर्मी चीफ के खिलाफ म्यूटनी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत संजीदा मामला है, और ये वज़ीर दिफा कह रहे हैं, कोई और शख्स नहीं कह रहा, कोई दाएं बाएं का शख्स नहीं है। सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि ये बगावत थी। मलिक साहब, अर्ज़ ये है कि संजीदा मामला है, बिल्कुल है, आपकी बात से एग्री करता हूँ। जनरल साहब ने अभी बड़ी एक अच्छी बात की है, बल्कि उनकी बात की पहले ख्वाजा आसिफ वाली बात पे कमेंट करें। मैं आता हूँ ना, ख्वाजा आसिफ बात पे, तो उसी की बात में आ रहा हूँ कि जितना संजीदा ये मामला है, जिस नहज पे अब ये मामला आ गया है, जब तक कि किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं रुकेगा,
इसमें हम नुकसान दर नुकसान करते चले जाएंगे। अब इसके अंदर आपने कह दिया जी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको अपने होश के नाखून लेने चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, बट मेरे समझने में एक बड़ा सुनहरा मौका है फौज के लिए भी थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने का। आपने दो निशानदेहियां खुद कर दी, आपने कहा कि जब तक एक्सटेंशन का मामला नहीं खत्म होगा, दो फंडामेंटल चीज, जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला नहीं खत्म होगा, तो अब आप उस नहज देखिए सर, आप लोगों ने इस बुराई की बुनियाद रखी थी आर्मी एक्ट को अमेंडमेंट करके। चले सर, आप रिटायरमेंट एज बढ़ाई, आपने एक्सटेंशन की प्रोविजन लॉ के अंदर डाल दी। आप हमसे बेहतर हैं, आप हमारी गलतियों से सीखें। आप लोग के साथ शामिल थे, वोट करने वालों में शामिल थे आप लोगों ने वोट किया हुआ है, वोट दिए, आप भाग नहीं सकते, बराबर के गुनाहगार हैं। इन्होंने गाली गलौज पूरी की, जब वक्त आया वोट देने का तो इन्होंने भरपूर गैर मशरूत हमायत, गैर मशरूत। सर मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं कहता हूं आप हमारे से बेहतर हैं, आप हमारी गलतियों से सीख लें। जिस नहज पे आज आप पहुंच गए हैं, एक फॉर्मर डीजी, आपके ख्याल में एक्सटेंशन वाला चैप्टर निकाल देना चाहिए? सर बिल्कुल निकलना चाहिए। देखिए आपकी पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? आप और मैं, अगर नहीं मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं ना, मैं तो कह सकता हूं, लेकिन आपकी बात कौमी असेंबली में हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक ही इदारा बच गया है जो मेरिटोक्रेसी में बिलीव करता है, जो मेरिट पे प्रमोशंस करता है। अगर आपका एक स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर मेरिट पे फैसला होना है, तो फिर एक्सटेंशन देने की जरूरत कौमी असेंबली में सपोर्ट करेंगे आप इसको? किस चीज को? अगर आर्मी की एक्सटेंशन, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली प्रोविजन है, उसको खत्म किया जाए तो बिल्कुल 100% मैं सपोर्ट करेंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, आप बताएं नासिर भट्ट साहब। आप मेरे कायद का तो हमेशा यही, आप मुझे बताएं, आपके कायद ने बोर्ड लगा के एक्सटेंशन दी थी, अगर वो लंदन में मुलाकात के बाद उन्होंने अप्रूवल दी, हमें मुल्क से गैर मशरूत ऊपर से कुछ निकाल दिया गया। मैं बताऊं पाकिस्तान में होते हैं ना, आपके जो भी कायदे आप मौजूद है ना, नवाज शरीफ साहब आप मौजूद क्या है, वो लॉ अमेंड करेंगे एक्सटेंशन? देखिए मैं कहता हूं कि वो हमेशा 3 दफा मियां साहब को ना निकाला है। लॉ अमेंड करने के लिए क्या नून लीग बिल लाएगी? मैं कहता हूं ये बिल जरूर लाएगी, और इसमें हर सियासी जमात को इस चीज पे स्टैंड करना चाहिए कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्यों मोहर लगाई? नहीं, मैं मेरी बात सुने, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने वोट किया हुआ है। मेरा कायद अगर लंदन ना होता, पाकिस्तान होता, लंदन से अप्रूवल दी थी। उधर जाके जो मैसेज जाते थे, क्या मैसेज? ख्वाजा आसिफ साहब भी गए थे, देखिए सब गए थे, अब मैं तो उसमें नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी थे, या सादिक भी थे। अब एक और बात सुन ले, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो ये क्या बोला था इन्होंने नवाज शरीफ? देखिए ये तो बता दें। नहीं, मैं उधर मौजूद नहीं था, मैं एक बात बता दूं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये कहा गया था मियां साहब ने कि अगर आप एक जमहूरी तरीके से इमरान को हटा रहे हैं तो फिर फौरन इलेक्शन होंगे। नहीं अभी आर्मी चीफ है, पहले ये इशू दूसरी तरफ नहीं जाने दूंगा। आपकी जमात बिल लेकर आएगी? मैं कहता हूं जी कि मेरे कायद का तो हमेशा ये रहा है कि भाई आपके कायद का मुस्तकिल मिजाजी होती है। नहीं मुस्तकिल मिजाजी। आज देखें एक बात उन्होंने हमेशा की, आज वो सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा था कि ये फैज़, ये बाजवा, ये साकिब निसार, ये आसिफ सईद खोसा, ये बंदयाल भी उसमें शामिल है। मैं कहता हूँ वो भी आएगा। उन लोगों ने मिल के 2018 में तो जो कुछ हुआ पनामा चला, उंगलियां वो तब उठाते हैं जब वो इक़्तिदार से देखे ना, अब वक्त आ गया ना, अगर मेरे लीडर की वो बात मान ली जाती, वो आप इस पे है कि भाई इनको पकड़ो। जनरल गुलाम मुस्तफा, ये आपने भी इसकी तईद की है इस बात की कि ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। क्या फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इस लॉ को नहीं छेड़ सकती? मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको दोबारा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फ़ौज के अंदर से ये आवाज़ आएगी तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो सकता है। लेकिन जिसने पाकिस्तान में कल वो यौम आज़ादी की तकरीब में जनरल कियानी थे, जनरल नासिम मुनीर के साथ, तो जनरल कियानी से अगर कोई शख्स पूछे कि क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो अब आपको कहेंगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली कहेंगे। इवन जनरल बाजवा से अब कोई पूछे रिटायर होने के बाद, उस वक्त तो पूरी कोशिश कर रहे थे, तो पूछें कि होनी चाहिए एक्सटेंशन, तो वो भी कहेंगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज के अदारे के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। आर्मी चीफ का ऑफिस कमज़ोर हो गया। क्यों नहीं इसके ऊपर आप बात करते हैं अदारे के अंदर? ना पोलिटिकल इंटरफेरेंस, ना ISI को कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि अपोजिशन को फिक्स करो, ना ISI ऐसा कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग का काम करे, और ना ही एक्सटेंशन होनी चाहिए किसी। देखिए इसमें तो अभाम होना चाहिए ही नहीं ना कि एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन फौज के लिए ज़ात खुद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फौज के लिए होती है, क्योंकि आपने एक सिस्टम है, अपने सिस्टम पे खुद उंगलियां उठा देंगे, और फौज की तरफ से या चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का, तो वो खुद सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं ना कि उनके जो नीचे आने वाले हैं उनमें से कोई इसका हल नहीं है कि फौज को चला सके। मैं ये करता कि फौज में किसी एक शख्सियत के आने से जाने से वो फ़र्क नहीं पड़ता कि फौज कमज़ोर हो जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है। फौज अपना एक इदारा है, एक वाहिद इदारा है जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। सारे सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन पे तरफ चलते हैं। इशू ये है कि जब अपॉइंटमेंट की बात आती है चीफ आर्मी स्टाफ की, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी पॉलिटिकल लीड भी ये बात पीछे हटती है सबसे, और फौज डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, फौज को बिल्कुल नहीं इस पर आना चाहिए, इसमें किसी चीज़ को एक्सटेंशन के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ताल्लुक है, ओवर द ईयर्स
हमने उसका नुकसान ही देखा हो रही है जब देखा है इसमें। फौज को पीछे हटा दें, ISI को पीछे हटा दें। इसके सियासी मुदाखलत के दो हिस्से हैं। एक ये है कि हुकूमत बैठ के जैसे इमरान खान अपोजिशन को फिक्स करवाते थे, उसके लिए ISI को इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम हुकूमतें करती हैं। अभी नवाज शरीफ को भी मौका मिले तो वो पीपल्स पार्टी के साथ 90 की दहाई में ये कुछ ही करते रहे, या पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ ये कुछ करती रही। तो एक तो वो सियासी मुदाखलत है। एक होती है जब आप प्री पोल पूरा इलेक्शन प्रोसेस से पहले एक सेटअप मैनेज करते हैं और हवा बनाते हैं कि इस दफ़ा किसकी हुकूमत आनी है। 2013 में सबको पहले ही पता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत आनी है। 2018 में पूरे पाकिस्तान को पता था कि इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत बनी। 2013 में नवाज शरीफ की और 2018 में इमरान खान की। ये एक प्री पोल मैनेज प्रोसेस था जिसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। मैं सारी निशानदहियाँ लोगों की नहीं कर सकता, लेकिन बेपनाह मुदाखलत थी। पूरा रिग्ड इलेक्शन था। 2024 की उसकी मिसाल एक और शामिल कर ले। तो ये काम अदारे को रोकना है। अदारा ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आइन खिलाफ कानून हुक्म माने, ना ये प्री पोल जो एक पूरा सेटअप चलाया जाता है इलेक्शन से पहले, ना उसका हिस्सा बने। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। क्यों करें? जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मैच्योर होने दे, चलने दे उसको आगे, वो चले आगे। जो भी सामने आता है, जो अवाम जिसको लेकर आना चाहती है उसको। फौज अवाम के तौर पे वोट हम जिसको मर्जी दें, हमारी सियासी जो हम सोच है वो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी तरीके से भी अगर इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना, वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, फौज के अपने लिए नुकसानदेह इस चीज़ में। फौज का अवाम से रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, ना उसके ऊपर ट्रस्ट में डाउट होना चाहिए, ना उनकी लॉयल्टी पे डाउट होना चाहिए, ना उसकी कुर्बानी पे डाउट होना चाहिए। जो हमारे बेटे हैं रोज़ाना शहादतें उठाते हैं, रोज़ाना 5-7 मेरे बेटे हैं ना, इस कौम के बेटे हैं जो शहादतें उठाते हैं। कंट्रोवर्सी उसमें ये सियासी मुदाखलत डालती है, तो फिर क्यों की जाती है? मैं आज तक इसको नहीं समझ सका कि क्यों मुदाखलत की जाती है। जब लोग आपको इज़्ज़त से, प्यार से, तकरीम से गले लगाते हैं, तो सियासी मुदाखलत करके हम उसमें रखना क्यों डालते हैं? ब्रेक ले लें, ब्रेक से बात करते हैं। वेलकम बैक। जैन कुरैशी, ये जो मामला है जनरल फैज़ वाला, ये बहुत आगे तक जाएगा और मुझे मालूम नहीं आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और जो चार्ज है 9 मई वाला और म्यूटनी जो ख्वाजा आसफ जिक्र कर रहे हैं, ये दैट मे लीड टू सीरियस रिपरकशंस और सज़ा का अमल जो है ये कहीं से कहीं जाएगा। आपको क्या लगता है इसके आउटकम क्या होगा? सर आउटकम तो मैं इस पर क्या पेशन गोई कर सकता हूँ, ये तो जब मंजर आम पे आएगा तो इस पर बात की जाएगी। बट जो मैंने आपसे पहले बात की, मेरा आप और मैं तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ये फौज का इंटरनल मामला है, फौज का अपना मिलिट्री ट्रायल है, उन्होंने अपने मिलिट्री कोर्ट में करना है और उन्होंने इसका फैसला भी आपको और मुझे सुना देना है। हम ये बात करें, जो जनरल साहब ने भी बात की है, कि ये एक सुनहरा मौका है कि हम भी कोई इंट्रोस्पेक्शन करें और कोर्स करेक्शन करें। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो कोई 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उनको दुरुस्त करें। बिल्कुल दुरुस्त करें। आप और मैं, हम सब मानते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन, हम कहते हैं ना इस मुल्क में, हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जी एक ही इदारा बचा था इस मुल्क में, पाकिस्तान। नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ उनका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला मामला है, इसको हटाने की लेकिन सर अब वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक्सपोज हो रहा है, या आप कह लें कि उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट आ रही है, और इस केस में ज़्यादा आएगी। जाहिर सी बात है जब चीज़ें मंजर आती हैं। लेकिन इसमें टॉप सिटी को हम अभी डिस्कस नहीं करते। टॉप सिटी का जो मामला है, उस वक्त ये DGC थे और उस वक्त कोई आर्मी चीफ भी होगा, उस वक्त कोई DGI भी होगा, उस वक्त कोई हुकूमत भी होगी। तो एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसके आपने पूरी फैमिली को उठा लिया और ज़ोर ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा भी है, अबडक्शन भी हुई है, उसे जायदाद भी उठाने की कोशिश पूरी कर ली है। तो पूरा सेटअप कहाँ था? मैं तो ये सोचता हूँ कि DGC ने अगर ये एक्ट किया था, उसी वक्त आर्मी चीफ ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये केस चलेगा और इस पे चीज़ें जो है मंजर आम पे आएंगी, इसके फैक्ट्स खुलेंगे, वहाँ पर एज एन इंस्टीट्यूशन फौज के पास भी बड़ा अच्छा मौका होगा अपने आप को आपका जो जज अरशद मलिक वाला केस है ना, फौज अगर चाहे तो उसको भी मिसाल बना सकती है कि किस तरीके से नेक्सस बनता है ISI का और जुडिशरी का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फिक्स करने के लिए। तो देखिए, आपने तरीके करने हो, दुरुस्त करने हो तो 100 तरीके निकलाएंगे अगर दुरुस्त करना हो काम। इंस्टीट्यूशन को आप मत के, वो इदारा माशाल्लाह मजबूत है, ठीक है, ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उस बंदे को उन्होंने होल्ड किया जो अपनी नौकरी खत्म होने के बाद, लेकिन एक पर्सन स्पेसिफिक था ना, उसका काम नहीं था कि वो दोबारा अब वो इदारे के खिलाफ चल रहा था। आप देखें ना, फैज़ हमीद अब क्या कर रहा था, वो इमरान खान के लिए आपको देखें, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पकड़ा गया, मैसेंजर था वो। मैं कहता हूँ अभी और बंदे सामने आएंगे। इंडिविजुअल कोई बंदा
अपनी ज़ात के लिए या अपनी ख्वाहिश पे उस इदारे को यूज़ करता है तो शहबाज उसको शरीफ हिसाब और होना चाहिए। मरियम नवाज की हिसाब होना टेलीफोन चाहिए। कॉल लीक हुई थी, वो किसने रिकॉर्ड करवाई थी? देखिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, लेकिन ये जो एक मिसाल है ना, मैं कहता हूँ कि इदारे ने इससे अच्छा और काम क्या करे कि उनका अपना बंदा जब वो पता चला कि रिटायरमेंट के बाद भी वो इस काम में शामिल है और अपने इदारे के खिलाफ चल रहा है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसमें आपको मैं बता 2017 का केस है टॉप सर सिटी मैं का। अर्ज करूं 2017 में केस है ना, देखिए सात सेनेटर साल साहब बाद से मैं अर्ज करूं, टॉप सिटी जो है ना, सेनेटर साहब फिर जी, ज्यादती कर रहे बताइए। हैं, सेनेटर साहब फिर ज्यादती कर रहे हैं। इनको अभी भी फैज हमीद नजर आ रहा है, इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट नजर आ रहा है, इनको ये मुझे नहीं नजर आ बाजवा भी नजर आ रहा है, मुझे साकिब नहीं निसार सर, भी नजर आ नहीं, रहा है, फिर आप मुझे आसद सईद इंडिविजुअल खान भी नजर आ रहा है, इंडिविजुअल से फिर ज्यादा आप बंदियाल भी नजर आ रहा है। इंडिविजुअल से ज्यादा आपको जो ओवरऑल खराबी है वो दुरुस्त करनी होती है। मलिक अहमद खान क्यों नहीं नजर आ रहा, ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं नजर आ रहा, आपको शहबाज शरीफ का डिग्गी में बैठ के जाना क्यों नहीं नजर आ रहा, फिर ये सारी चीजें देखिए, मलिक ये तो अहमद खान की गाड़ी में। मफरूज़े है ना, ये तो गाड़ी मलिक अहमद की। लेकिन जो खुल के बात करें, reality सारी बातें आ करें। गई है, आपको एक बात मैं बता दूं, जब गुलाम मुस्तफा साहब से closing एक remarks मैं लेना। बात छोटी सी कर लूं हाँ जी। कि आप अप्रिशिएट करें इस इदारे के, उन्होंने उस बंदे को जो उनका एक बड़े ओहदे पे जनरल ISI गुलाम का मुस्तफा, सरबराह, ये नासिर और भट्ट साहब अभी फौज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर कल आपने इनके 4 वजीर उठा लिया कि ये भी फौज के कुछ रिटायर्ड लोगों के साथ मिलकर मिली भगत कर रहे थे, फिर ये फौज पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये रास्ता रोकना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अदारे की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर के कहे के ऊपर या अपने तय वो शुरू कर दें काम, हर सूरत में इसको रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं मलिक साहब, कि हम सब देख रहे हैं ओवर द ईयर्स जो कुछ हुआ, हम भी इसका हिस्सा रहे हैं, हम भी उतने ही शायद गुनाहगार हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सब ने देख लिया कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है आपके लिए। तो उस एंड रिजल्ट को अगर आप देखते हैं तो उससे बैकवर्ड काम करें तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता कि भाई हमें इस किस्म का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर मुल्क चले, अपने तरक्की करे, फले फूले, और इसके साथ साथ जो हमारी सियासी अशराफी है इसको भी समझने की ज़रूरत है कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हैं, वो भी बैसाखियों की तलाश में ना रहें, वो भी बार बार चाहे वो डिग्गी में बैठ के जाएं या वैसे जिस तरीके से भी हो वो भी इससे पीछे हट जाए, ताकि और या वो जिस तरह मैं कह सर रहे ये थे बड़ा ना, कभी मशहूर ज़माना वाक़या पाकिस्तानी सियासत का ये। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ज़ैन कुरैशी और नासिर का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।